हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम सायस यूपीएससी प्रेप। हमने मॉडर्न हिस्ट्री पर एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर वील ट्राई टू कंप्लीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री दैट इज रेलेवेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स 2026, अपकमिंग मेंस इन 7 to 8 क्लासेस। जो फर्स्ट क्लास थी विच इज ऑन द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, वो क्लास ऑलरेडी इस चैनल पर पब्लिश हो चुकी है एंड टुडे we'll understand a very important topic. It is not relevant only for prelims, only for mains, but you'll able to understand the entire modern history, like how these Britishers, which came as a trading body, transformed themselves as a political body, as an administrative body. And इसमें कुछ important battles को हम देखेंगे, like how the Britishers conquest Bengal, how then they conquest Mysore, 4 Anglo-Mysore wars, then 3 Anglo-Maratha wars, then how these Britishers annexed Sindh, and in the last we'll see the 2 Anglo-Sikh wars. तो इस एक चैप्टर में we'll try to understand the 100 years of history, like from 1757 to 1857. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है एंड मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको स्टोरी टेलिंग के थ्रू, बिकॉज हिस्ट्री इज स्टोरी के थ्रू जो है आपको समझाने की कोशिश करूं। तो आपको सिर्फ बैठना है, नोट्स बनाने हैं, रिलैक्स होना है और समझना है चीजों को, दैट्स इट। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर ऑल द सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स। इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन but somehow you are stuck in your UPSC preparation, you are confused in your UPSC preparation, so बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। We at Shriram Sai is running a free 1-to-1 mentorship initiative। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म पर क्लिक करिए एंड आप अपने सभी डाउट्स पूछ सकते हैं रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, जिसके बाद हमारे क्वालिफाइड मेंटोर्स आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में मैंने हैंड रिटन नोट्स भी इंडक्ट किए हैं, मैंने इन्फोग्राफ भी इंडक्ट किए हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज इंडक्ट करी है, उसके ईयर इंडक्ट करे हैं, दैट विल बी वेरी रेलेवेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स। तो वो सारी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम हैंडल पर शेयर करूंगा, साथ ही साथ श्रीराम साइंस के ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल पर भी शेयर करूंगा। तो आप दोनों टेलीग्राम हैंडल पर जरूर से ज्वाइन करिए सो दैट आप इन पीडीएफ को अवेल कर सके, बेनिफिट कर सके। क्लियर हो गया? अब पहले ये समझो, 3 मैप्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपका 1757 के अराउंड ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया है, और ये आपका 1857 के अराउंड अनडिवाइडेड इंडिया है। अब ये जो आप देख रहे हो येलो पैचेस, जो 1757 का मैप आपको दिख रहा है, जिसमें आपको ये येलो पैचेस दिख रहे हैं, ये आपके ब्रिटिश के एरियाज है, ठीक है। यानी कि 1757 के अराउंड, दैट इज अराउंड द मिड ऑफ द 18th century, ब्रिटिशर्स वर जस्ट इन दीज स्मॉल पॉकेट्स ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। उनका वो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड थे, बट इन अ स्पैन ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है, इन अ स्पैन ऑफ 100 ईयर्स ये आपको मैप दिख रहा है एंड दिस मैप इज ऑफ द ईयर 1857। नाउ आप देखोगे कि किस तरीके से जो येलो पैचेस है वो एक्सटेंड किया है, वो कंसोलिडेट किया है, एंड इन दीज 100 ईयर्स अराउंड आपका 80 to 85% जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टेरिटरीज थी उस पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ब्रिटिशर्स हैं वो कंट्रोल कर रहे थे। सो इस 100 इयर्स की हिस्ट्री, ये मैप की किस तरीके से, कैसे ये ट्रांसफॉर्म हुआ, इसी की स्टोरी जो है इसमें हम डिस्कस करने वाले। बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा आपको सुन के। स्टार्ट करते हैं पहले हम एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल से साउथ इंडिया। अच्छा देखिए, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन में मैंने सारे इसमें डिटेलिंग बताई है, मैं आपको सिर्फ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं उसमें डिटेल सारी चीजें बता चुका हूं। अब एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, पहले हम प्लासी में पहुंचे हैं, यानी हम बंगाल कॉन्क्वेस्ट में पहुंचे हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन साउथ इंडिया देखते हैं। आपके प्रिलिम्स में एक स्टेटमेंट आ सकता है, या आपसे यूपीएससी के इंटरव्यू में, या आप किसी भी स्टेट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई दिस एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल वाज जस्ट लिमिटेड टू सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, व्हाई इट इज नॉट इन द ईस्टर्न पार्ट, और व्हाई इट इज नॉट इन द नॉर्दर्न पार्ट और इन द ईस्टर्न पार्ट। अब अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो वहां पर माइटी मुगल एम्पायर थे, ठीक है, वहां पर उनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। अगर हम, ठीक है, नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं, हम नॉर्थ की बात करते हैं तो यहां पर आपका मुगल आर्मी थी, ठीक है, मुगल, ठीक है, औरंगजेब के बाद लेटर मुगल्स आए थे, वीक हुए थे बट इतने वीक नहीं थे, सो दे हैव अ आर्मी, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी देयर, ठीक है।
देन अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट की तरफ चलें तो वहां पर मराठास का राइज हो रहा था, ठीक है, अनदर अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। देन अगर हम ईस्ट की तरफ चलें तो वहां पर नवाब्स ऑफ बंगाल थे, अनदर स्ट्रॉन्ग प्लेयर। सो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट पावर वैक्यूम नहीं है। बट अगर हम सदर्न इंडिया चलेंगे, अगर हम सदर्न इंडिया चलेंगे, यहां पर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है, माइटी विजयनगर एम्पायर, उसके बाद स्मॉल किंगडम्स का राइज था। वहां पर कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर नहीं थी जो इस पूरे सदर्न पार्ट को यूनाइट कर सके। एंड जब भी वैक्यूम आती है, जब भी देयर इज अ पॉलिटिकल वैक्यूम, वहां पे आप देखोगे कि इस तरीके के प्लेयर्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में, इवन इंडिपेंडेंट किंगडम्स के बीच में पावर स्ट्रगल की जो बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है। सो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाई द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल वाज जस्ट लिमिटेड टू द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, देन यू हैव अ प्रॉपर आंसर। Northern, you have a strong Mughal army. Eastern part, you have Nawabs of Bengal. In the western part, we have a strong Marathas. So यहां पर कोई स्कोप नहीं था। स्कोप कहां मिला? स्कोप मिला सदर्न पार्ट में। यहां पर पावर वैक्यूम था एंड इस वजह से एंग्लो फ्रेंच की जो राइवलरी है वो आपकी सदर्न पार्ट से स्टार्ट होती है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करूं, पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रीलिम्स। मैंने आपसे कहा ना, मैंने हैंड रिटन नोट्स भी ऐड किए हुए हैं, इस वजह से दिस डॉक्यूमेंट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर नोट मेकिंग। सो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर मतलब फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स, 1740 टू टिल अप टू 48। ये आपकी किस ट्रीटी से एंड हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ एग्जला शैपल, ठीक है, इसे चैपल मत पड़ेगा, शैपल। सेकेंड कार्नेटिक वॉर आपकी 1749 टू 1754। दिस वॉर एंडेड विद अ ट्रीटी कॉल्ड ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग आपके यूपीएससी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछता है एंड स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते ही होते हैं, बट अगर आप ये क्लास देख रहे हो कंफ्यूज नहीं होगे। एंड द डिसाइसिव बैटल फॉर द कार्नेटिक इशू, द बैटल ऑफ वांडीवाश और द थर्ड कार्नेटिक वॉर, it lasts up to 1758 till up to 1763, and this decisive battle was ended with a treaty called Treaty of Paris. This treaty was signed in the year 1763। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसे आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या मैं जब डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम हैंडल पर तो वहां पर आप जो है इसी एज इट इज इसको नोट्स में अपने इंडक्ट कर लेना। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं भाई बंगाल की तरफ, ठीक है। बंगाल, अगर मैं 18th सेंचुरी के बंगाल की बात करूं, बंगाल उस वक्त द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, हम अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मिनरल्स वहां पर थे एंड सबसे ज्यादा रेवेन्यू बंगाल के पास था। एंड इस वजह से ब्रिटिशर्स को बैडली बंगाल चाहिए था, बिकॉज दे वॉन्ट टू ट्रेड, उनको ट्रेड करना था, ठीक है। इस वजह से दे वॉन्टेड टू कॉन्क्विस्ट बंगाल। अब मैंने आपसे बताया कि बंगाल में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नवाब्स, ठीक है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नवाब्स जो कि कहीं ना कहीं हिंड्रेंस देते हैं। अब 1717 एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, रॉयल फरमान इशू कर दिया जाता है, ठीक है। रॉयल फरमान जो है वो आपका इशू कर दिया जाता है फारूक शियार के साइड से। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम आगे चलें, एक मैं आपको और पॉइंट बताना चाहूंगा। कई बार ये डिबेट पूछी जाती है कि वो कौन सा ईयर है या वो कौन सी पर्टिकुलर इवेंट है जहां पर ये बोला जाए कि ब्रिटिशर्स ने इस इवेंट के बाद से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया इनटू अ प्रॉपर पॉलिटिकल बॉडी और एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। कई हिस्टोरियंस जो है वो कहते हैं 1717, जिसे द मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि रॉयल फरमान जो है वो इशू किया गया था, जहां पर क्या हुआ, रॉयल फरमान से क्या हुआ कि ड्यूटी फ्री एक्सेस, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बंगाल में ट्रेड कर सकेंगे एंड उनको कोई ड्यूटी नहीं देनी होगी, उनको कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी।
फिर कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं 1757 द ईयर इन विच द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस, एंड इस प्लासी का रिजल्ट यह था कि ऑलमोस्ट बंगाल का जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था. नाउ बीइंग बंगाल एट दैट टाइम बीइंग द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, द मोस्ट रिसोर्सफुल प्रोविंस ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, रेवेन्यू के इन टर्म्स में टॉप पर. तो ऐसे अगर एरिया का कंट्रोल, स्टेट का कंट्रोल अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाएगा तो डेफिनेटली वो ट्रेडिंग बॉडी नहीं रहेगी. इट विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल बॉडी और एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. देन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं दैट 1761 द ईयर इन विच थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, जहां पर जो मराठास हैं, क्योंकि भाई देखो 1740s के अराउंड, ठीक है, वीक जो मुगल एम्परर्स थे उनकी रिपरकशंस अब हमें मुगल एम्पायर पर देखने मिलने लग गए थे. स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से इंडिपेंडेंट किंगडम्स का राइज होना स्टार्ट हो चुका था. एंड वहां पर जो माइटी मराठास थे उनका एम्बिशन था कि वो पूरे इंडिया पर अपना पावर कंट्रोल कर सकते हैं, अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकते हैं. बट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जहां पर मराठास हारते हैं, ठीक है, उनका जो एम्बिशन था दैट ब्रोक कि वो कंट्रोल कर सके पूरे इंडिया पर. तो कई हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये वो पिवटल ईयर था जहां पर पूरी की पूरी जो ट्रेडिंग बॉडी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बन गई थी. बट मैं आपको एक पॉइंट ऐड कराना चाहूंगा. इस लेक्चर को जब हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि सिर्फ बंगाल के बाद ऐसा नहीं हुआ था कि बड़ा केक वॉक हो गया था फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. वहां पर दे हैव टू फॉट इन मैसूर, देन दे हैव टू फॉट विद मराठास, दे हैव टू फॉट विद द माइटी सिख एम्पायर या माइटी सिख आर्मी. सो इस 100 ईयर्स में ऐसे कई इंपॉर्टेंट बैटल्स रहे हैं, ऐसे कई इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी रही है जिसकी वजह से जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये अपने को इस तरीके से कंसोलिडेट कर पाए. सो ये 3 इवेंट्स तो हैं ही, बट इसके बाद भी जो भी हम समझेंगे कि विद देयर डिप्लोमेसी, विद देयर वॉर एक्सपर्टीज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कितने स्मार्टली तरीके से इंडियन प्रोविंस को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपना कंट्रोल करती है. क्लियर हो गया? तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको जानना जरूरी है. जस्ट अ सेकेंड, कहां पे थे हम? सॉरी, हाँ, ठीक है. तो 1717 रॉयल फरमान आपका फारूक शियार की साइड से इशू किया जाता है. इसे मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का ऑप्शन मिल गया. अब जब ड्यूटी फ्री एक्सेस का अपॉर्चुनिटी मिल गई तो यानी कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज हैं या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्या कर रही थी? ये इंपोर्ट भी कर रही है, ठीक है, ये इंपोर्ट भी कर रही है, ये एक्सपोर्ट भी कर रही है बंगाल से. बट भाई वहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं दे रही है, ठीक है, वहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं दे रही है. प्लस ये जो फरमान था और जो दस्तक इशू करने का पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, इसको ये लोग मिसयूज भी कर रहे थे. कैसे मिसयूज कर रहे थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस एंटायर कंपनी को इस फरमान के थ्रू ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला था. बट क्या हो रहा था कि इनके एम्प्लॉइज भी जब प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, या जब पर्सनल ट्रेड कर रहे थे, तो ये भी कोई ड्यूटी नहीं दे रहे थे. यानी कि बुरी तरीके से इस रॉयल फरमान का मिसयूज किया जा रहा था. अब जब वहां पर यह देखा जाएगा कि यार बंगाल के रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं, वहां पर एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां का चीप मटेरियल, ठीक है, इंपोर्ट किया जा रहा है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जा रहा है टू ब्रिटेन उसी रॉ मटेरियल का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यहीं सेल कर रहा है या वहां पर सेल कर रहा है, डिफरेंट मार्केट्स में सेल कर रहा है, एंड बंगाल को कुछ भी नहीं मिल रहा है. सो डेफिनेटली क्या वहां के जो नवाब्स हैं उनको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. एंड दिस इज द रीजन दैट व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ द बंगाल, ठीक है, जिसमें आपका मुर्शिद अली खान, सुजाउद्दीन, अली वर्दी खान एंड जो बैटल ऑफ प्लासी में नवाब थे उनका नाम सिराजुद्दौला. ये सारे बैक टू बैक जो नवाब्स थे उनका कंप्लेन यही था कि 1717 से पहले जो मॉडल था दैट इज कि ब्रिटेन यहां पर ट्रेड करे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर ट्रेड करे, नो इश्यूज विद द ट्रेड, यू गो अहेड विद द ट्रेड, बट आप प्रॉपर कस्टम ड्यूटी दो,
आप प्रॉपर ड्यूटी पे करो। बट ये चीज जब नहीं हो रही थी, रेवेन्यू लॉसेस हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है ये प्रिपेयर हो रहा था, फ्रक्टिफाई हो रहा था बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हुआ, एक ब्रेकिंग पॉइंट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, टेंशंस बने हुए हैं, बट एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। क्या हुआ 56-57 के अराउंड, मैंने आपसे बताया कि कार्नेटिक वॉर चल रहा था। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनको फियर ये था कि जो फ्रेंच हैं कहीं वो कैलकाटा फोर्ट पर अटैक ना कर दें। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि कैलकाटा फोर्ट को फोर्टिफाई कर दिया। कैलकाटा फोर्ट को क्या किया, फोर्टिफाई कर दिया। दैट मींस फोर्टिफाई का मतलब क्या हुआ, घेराबंदी। अब नवाब ऑफ बंगाल जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्सा थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस रॉयल फरमान का मिसयूज कर रही है, रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं बंगाल को, बंगाल की जो लोकल पॉपुलेशन उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। इन्होंने देखा कि यार ये बाहर की ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने कैलकाटा में अपने फोर्ट को फोर्टिफाई कर दिया विदाउट आस्किंग दी नवाब्स ऑफ बंगाल, और ये एक आपका ब्रेकिंग पॉइंट बनता है। एंड इसके बाद नवाब जो है कैलकाटा फोर्ट पर अटैक कर देते हैं, और आपने एक टर्म सुना होगा ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, जहां पर कई सारे जो ब्रिटिश इंप्लॉइज थे इनको लिटरली मार दिया जाता है। अब जब यह इंसिडेंट हुआ तो बिल्कुल बैटल ऑफ प्लासी के लिए जो फील्ड है वो रेडी हो चुकी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो रॉबर्ट क्लाइव जो कि उस वक्त सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इन्वॉल्व थे फ्रेंच के साथ, उनको बोला जाता है कि भाई आप अपनी आर्मी लेकर बंगाल में आ जाओ, क्योंकि बंगाल में जो अब नवाब हैं इनको हमें फाइनली सेटल करना होगा, तब जाकर हम अपना जो ट्रेड है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हम फुलफिल कर सकेंगे। एंड इसी तरीके से आपका जो बैटल ऑफ प्लासी का ग्राउंड है वो प्रिपेयर हो जाता है। एंड अब एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी है, ठीक है, एक तरफ सिराजुद्दौला की आर्मी है, जिन्होंने ब्लैक होल ट्रेजेडी करी, जिन्होंने कैलकाटा फोर्ट पर अटैक किया। बट क्यों ब्रिटिशर्स ने एंटायर ग्लोब पर अपने आप को एंटायर ग्लोब पर रूल किया है, ठीक है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप समझो। सिराजुद्दौला की आर्मी के एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं मीर जाफर। ऑलरेडी बंगाल में क्या चल रहा था कि कई सारे जो नवाब के आसपास के लोग थे, दे वांटेड टू बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। सो इस वजह से एक डिफरेंस चल रहा था, भाई मैं किंग हूं किसी प्रोविंस का, अब मेरे आसपास मेरी, ठीक है, सिमिलर पोजीशन पे या मुझसे थोड़े से स्लाइटली जो कम है, वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि मेरे को हटाकर वो किंग बन जाएं। एंड इसी एम्बिशन को एक्सप्लॉइट किया रॉबर्ट क्लाइव ने। इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला की आर्मी में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे मीर जाफर, इस मीर जाफर के साथ अलायंस कर लिया। और रॉबर्ट क्लाइव ने ये बोला कि भाई देखो बैटल तो करेंगे, तुम बैटल में उतरो भी, बट फाइट मत करना। जब सिराजुद्दौला पूरी तरीके से रेडी रहेगा टू अटैक द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, आप फाइट मत करना। और जब आपकी आर्मी का एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्डर फाइट नहीं करेगा तो क्या आप जीत सकते हैं? मैं एक बैटल में जा रहा हूं, आई एम गोइंग इन अ बैटल, और मेरा जो कमांडेंट ऑफिसर है अगर वो बैकआउट कर जाएगा, या वो बैकग्राउंड में तो है, फील्ड में तो है, बट वो मेरे साथ नहीं। एक पिक्चर आई थी, बहुत फेमस पिक्चर है गोविंदा की, आजकल गोविंदा काफी ट्रेंड भी हो रहे हैं, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, दूल्हे राजा। उसमें जॉनी लीवर पूछते हैं, सॉरी, उसमें कादर खान पूछते हैं जॉनी लीवर से कि तुम किसके साइड हो, तो कहते हैं मैं तो आपके साइड हूं। तो कहते हैं ये कैसा मेरा साइड है, क्योंकि उंगली गोविंदा की तरफ थी और बोल रहे हैं कि मैं आपके साइड हूं। इसी तरीके से मीर जाफर भी ये कह रहा था। सिराजुद्दौला पूछता है मीर जाफर कि तुम मेरे साथ हो ना, मीर जाफर कहता मैं तो बिल्कुल आपकी साइड हूं, मैं तो बिल्कुल आपकी तरफ हूं, पॉइंटिंग फिंगर टुवर्ड्स रॉबर्ट क्लाइव। तो यही चीज हुई। ऑब्वियसली बात है यार, जब आपकी आर्मी का इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन जो मेंबर होल्ड कर रहा है वो लड़ेगा ही नहीं, वो ऑलरेडी अलायंस कर चुका है, तो आपकी जीत कहां होगी? सिराजुद्दौला की जो आर्मी है वो हारती है और बैटल ऑफ प्लासी खत्म होता है। एंड सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को जो है नवाब बना दिया जाता है। अब यार मीर जाफर नवाब बना, देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा क्यों किया, या ईस्ट इंडिया कंपनी के इस अलायंस के पीछे ऑब्जेक्टिव समझो। उनको क्या करना था? उनको ट्रेड करना था, उनको, ठीक है, उनको बंगाल को एक्सप्लॉइट करना था। और वहां से हिंड्रेंस कहां से आ रही थी? सिराजुद्दौला से आ रही थी। उनको लगा यार ये नवाब जो है ना ये हिंड्रेंस कर रहा है, तो इसको हटाते हैं और एक पपेट नवाब को बैठा देते हैं। जब पपेट नवाब को बैठाएंगे तो वो थोड़ी हमको रोकेगा, हम कुछ भी करें।
इस ऑब्जेक्टिव से मीर जाफर को बैठा दिया जाता है। अब यार मीर जाफर भी बंगाल का ही, जब उसने देखा यार मैं तो कहने को नवाब हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, आई डोंट हैव एनी पावर्स, मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, मैं ये चाहता हूं वो होता नहीं है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही वही हो रही है। अल्टीमेटली इसको भी लगा यार कि ये तो सही बात नहीं, क्योंकि बंगाल का अल्टीमेटली रेवेन्यू लॉस हो रहा है, बंगाल की जो पॉपुलेशन है वो सफर कर रही है, ठीक है, वहां पर पॉवर्टी लेवल्स बढ़ रहे हैं। सो इवेंचुअली मीर जाफर भी जो है कहीं ना कहीं रेवल कर देता है अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर इनको भी हटाया जाता है, मीर जाफर को भी हटाया जाता है, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया जाता है नवाब। तो ये भी थोड़ा सा ना प्रिलिम्स के लिए याद रखना, ठीक है, कि कितने नवाब्स रहे थे। पहले तो ये 4 देख लेना जो आपके बैटल ऑफ प्लासी के से पहले थे, मुर्शिद कली खान, सुजाउद्दीन, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद कौन बनते हैं, ठीक है, मीर जाफर, मीर जाफर के बाद मीर कासिम, सिराजुद्दौला आपके बैटल ऑफ प्लासी के टाइम आपके नवाब ऑफ बंगाल थे। अब मीर कासिम भी यार वही चीज फेस कर रहे हैं कि यार कहने को तो मैं नवाब हूं बट आई डोंट हैव एनी पावर्स। ब्रिटिशर्स जो है वो रेवेन्यू जो है वो लॉस कर रहे हैं, बंगाल का लूट रहे हैं, एंड वही बंगाल की पॉपुलेशन सफर कर रही है। एंड ये भी डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम जो है इस तरीके से बंगाल को नहीं लूज करेंगे। एंड within a span of 7 years after the battle of Plassey, we have another battle called Battle of Buxar in the year 1764, जहां पर मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम II, द मुगल एम्परर, ठीक है, मुगल एम्परर थे ये उस वक्त, इनके बीच में बैटल होता है और इन तीनों की कंबाइंड आर्मीज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है। एंड इस बैटल के बाद एंटायर जो बंगाल था वो पूरा का पूरा कहां जाता है, वो पूरा का पूरा आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है इन द ईयर 1765 नवाब ऑफ अवध और आपका शाह आलम II के साथ, ठीक है, आपका नवाब ऑफ अवध शाह आलम II के साथ। एंड इसी के साथ आपका क्या होता है कि बंगाल में डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है, दैट रन्स फ्रॉम 1765 टू 772। मुझे कमेंट्स बताना कि 1772 में किसने डुअल गवर्नमेंट जो है वो बंगाल में खत्म करी थी, ठीक है, 1772 में किसने जो है आपका बंगाल में डुअल गवर्नमेंट को खत्म किया था। अब डुअल गवर्नमेंट में क्या हुआ कि कंपनी के पास कुछ पावर है, सारी पावर है, और नवाब के पास कुछ पावर है कहने को। कंपनी के पास दीवानी और निजामत राइट्स थे, ठीक है, दीवानी मतलब आपका जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन है वो पूरा का पूरा, और आपका जो जुडिशियल है, जो पुलिस है, वो सारा का सारा कंट्रोल आपका कंपनी के पास था। एंड नवाब को क्या दिए थे कि भाई आपको तो पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना है बस, मतलब कहने को नवाब के पास भी कुछ पावर थी बट एक्चुअल में कुछ नहीं थी। सारी की सारी पावर कहां गई, कंपनी के पास आ गई। तो 1772 या 1765, हाँ 1765 आते आते इन्होंने फ्रेंच को साउथ इंडिया से नॉकआउट कर दिया। एंड 1764 विद बैटल ऑफ बक्सर इन्होंने बंगाल को कॉन्क्वेस्ट कर लिया। और इस तरीके से the largest province of undivided India at that time means during the 18th century, the most resource rich province of the undivided India, it was annexed, it was conquered by British East India Company, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कि बंगाल ईस्ट के बाद जो मैसूर पार्ट है, सदर्न पार्ट, वहां पर किस तरीके से रेजिस्टेंस आता है। थोड़ा सा अगर हम मैसूर के बारे में देख लें तो 1612 कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये सब आपके प्रिलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। वोडियार डायनेस्टी जो है वो आपका मैसूर में रूल कर रही थी, ठीक है। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये आप नाम याद रखिएगा, चीका कृष्णराजा वोडियार II, जो कि आपका 1734 से 1766 तक रूल किए थे। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपसे रूल के बारे में तो नहीं पूछेगा बट पूछ सकता है कि ये किस डायनेस्टी में थे, तो वोडियार डायनेस्टी। एंड इसी टाइम पे दो इंपॉर्टेंट लीडर्स का भी राइज हो रहा था मैसूर में, पहले आपके हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान, ठीक है। अब मैसूर की तरफ ये चले क्यों, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट को तो कंट्रोल कर लिया बट सदर्न पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे,
ठीक है, जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थे, उनको कंट्रोल करना चाहता था साउथ इंडिया, उनको कंट्रोल करना चाहता था ब्रिटिश, आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इस वजह से सदर्न पार्ट में उनका जो है ध्यान गया। प्लस जो मैसूर था, ठीक है, अंडर आपका हैदर अली फिर टीपू सुल्तान, वो भी एक स्ट्रॉन्ग पावर की तरह इमर्ज हो रहा था, ठीक है, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग पावर की तरह इमर्ज हो रहा था, तो उसे भी कटेल करना था। एंड ऑब्वियसली बात है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद, आफ्टर एनेक्सिंग द बंगाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा हाई था। आप एक दिन मॉक टेस्ट दो, आपने मॉक टेस्ट में 4 दिया, आपका कॉन्फिडेंस भाई एकदम रॉक हाई रहेगा, रॉक माउंटेन रहेगा। इसी तरीके का कॉन्फिडेंस आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी आया और वो चले सदन की तरफ, ठीक है। और यहीं से जो है आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर आपका 1769 से लेके 1767 से लेके 1769 तक था। अब ऐसा क्यों था, इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड समझो। मैप में आपको दिख रहा होगा, ये आपको मैसूर दिख रहा है, यहां आपको मराठास दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको निजाम ऑफ हैदराबाद ये दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैसूर, हैदर अली, उस वक्त हैदर अली थे, ठीक है, हैदर अली और निजाम ऑफ हैदराबाद, इनके बीच में डिफरेंसेस थे। इसी तरीके से मैसूर और मराठास के बीच में भी डिफरेंसेस थे। अच्छा, जो मैंने आपसे बोला ना कि किस तरीके से डिप्लोमेसी के थ्रू, मतलब आफ्टर बंगाल भी, आफ्टर एनेक्सिंग द बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चैलेंजेस देखो। अब अगर वो मैसूर पर आ रहे थे अटैक करने के लिए, अगर निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठास, मैसूर, ये तीनों अगर साथ रहते, ठीक है, यूनाइट होके अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैटल फॉट करते, तो क्या मैसूर को एनेक्स किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये जो इंडिपेंडेंट रूलर्स रहे थे उस वक्त, इनकी आपस में डिफरेंसेस थे, ठीक है, इनके खुद के पावर एम्बिशंस थे, एंड इन्हीं इंटरनल डिफरेंसेस एंड इन्हीं पावर एम्बिशंस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सप्लॉइट किया। नहीं तो अगर ये सभी के सब यूनाइट होते, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी, भले ही बंगाल जीत गई, क्या मैसूर को कंट्रोल कर पाती? नहीं कर पाती। एंड अगर मैसूर में लोग हार जाते, सपोज करते हैं, या फिर मीर जाफर अगर साथ ही नहीं देते और प्लासी का बैटल अगर जीतते ही नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या इस तरीके से 1947 तक ब्रिटिशर्स हमें रूल कर पाते? नहीं कर पाते। तो इस वजह से हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि हमें फ्यूचर में क्या नहीं करना है। हम जब यूनाइट नहीं रहे हैं, चाहे हम एशियन हिस्ट्री की बात देखें, जहां पर पॉलिटिकल यूनिटी खत्म हुई, आपने देखा कि किस तरीके से इन्वेजन शुरू हुए, ठीक है, किस तरीके से सेंट्रल एशिया से आपका इन्वेजन शुरू हुआ, फिर मुगल्स आने शुरू हुए, फिर इसी तरीके से 18th 19th सेंचुरी के अराउंड जब यूनिटी नहीं थी, तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सप्लॉइट किया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जितना ज्यादा हम यूनाइट रहेंगे, जितने ज्यादा हम अपने डिफरेंसेस को रिड्यूस करेंगे, उतना ही हम पॉलिटिकली यूनाइट रहेंगे। और जब हम पॉलिटिकली यूनाइट रहे हैं, कोई भी इंडिया को कुछ नहीं कर पाया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें यूनाइट रहना है, तब जाकर जो है इस वोलाटाइल ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में हम, इंडिया जो है वो थ्राइव करेगा, शाइन करेगा, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा मोनोलॉग हो गया, बट बैक टू द टॉपिक। काफी इंटरेस्टिंग मोनोलॉग है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये यंग जनरेशन को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। एंड बीइंग अ टीचर हमारा यही काम है। मैसूर निजाम इनके बीच में नहीं बन रही थी, मैसूर मराठास इनके बीच में नहीं बन रही थी, ठीक है। अब निजाम ऑफ हैदराबाद को डर था, निजाम ऑफ हैदराबाद को डर था कि भैया कहीं हैदर अली अटैक ना कर दे। ये पहुंचते हैं किसके पास? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ हैदराबाद के बाद हैदराबाद के बीच में एक ट्रीटी साइन हो जाती है, ठीक है, एक ट्रीटी साइन हो जाती है। और इस ट्रीटी में क्या हुआ कि ये जो नॉर्दर्न सर्कस है, ये आपको जो मैप में दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपको मैप में लोकेशन दिख रही है नॉर्दर्न सर्कस, ये जो नॉर्दर्न सर्कस है, ये भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और इसके रिटर्न ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। किससे? हैदर अली से, यानी कि मैसूर से। हम आपको मैसूर से प्रोटेक्शन देंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरीके की सारी चीजें चल रही हैं, तो क्या मैसूर अपने आप को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में नहीं पाएगा कि भाई जिस नेबर से उसके डिफरेंसेस चल रहे हैं, वो चला गया दूसरे के पास, ठीक है, किसी आउटसाइडर पावर के पास चला गया। एंड यही जो है सीड फ्रक्टिफाई करता है फॉर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर फ्रॉम 1767 टू 1769, ठीक है, 1769।
जिसमें आपके निजाम, मराठास और इंग्लिश ये सब के सब अलाइन कर गए, ठीक है, ये सब के सब अलाइन कर गए किसके साथ, ये सब के सब अलाइन कर गए आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। बट यहां पर हैदर अली की थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी देखो, इन्होंने मराठास को क्या बोला, इन्होंने मराठास को ये बोला कि जो भी इस फाइट में हम टेरिटरी जीतेंगे हम उसे आपके साथ शेयर कर देंगे। सेम गोज फॉर नवाब ऑफ हैदराबाद। तो इस तरीके से इन दोनों को इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया हैदर अली ने, और एकाएक क्या किया कि ब्रिटिशर्स पर अटैक कर दिया, सडनली अटैक किया। इस वजह से ब्रिटिशर्स पोजीशन में नहीं थे और एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट या एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो है, डिफीट नहीं, एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी इन द ईयर 1769, जिसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड होता है, एंड दैट ट्रीटी वाज ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या प्रॉमिस किया गया, इस ट्रीटी में यह प्रॉमिस किया गया कि इंग्लिश जो है, जो ब्रिटिशर्स है, वो हेल्प करेंगे मैसूर को अगर कल को कोई भी पावर जो है वो मैसूर पर अटैक करती। वाह, मतलब एक कंट्री जो खुद मैसूर को एक्वायर करना चाहती है, एक पावर जो खुद मैसूर को एक्वायर करना चाहती है, नेक्स्ट करना चाहती है, वो ये बोल रही है इस ट्रीटी में। ठीक है, ट्रीटी का नाम याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये कह रही है कि भाई आप पर अगर कोई अटैक होगा ना तो हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये इनकी डिप्लोमेसी होती है। जब इन्होंने ये जब ब्रिटिशर्स का मैंने ये देखा है कि हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि जब ये बैकवर्ड पोजीशन पे रहे हैं, ये वापस से हम्बल हो जाते हैं, वापस से डिप्लोमेसी की तरफ चले जाते हैं, टाइम लेते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, एंड वापस से ये रिटेलिएट करते हैं। एंड जब ये रिटेलिएट करते हैं तो वो, क्योंकि भाई आपने पीस ट्रीटी साइन कर लिया, आपको लगा ठीक है यार अब तो ठीक है, सब समझ गया है, बट नहीं, वो टाइम लेके दे बाउंस बैक एंड दे रिटेलिएट। क्लियर हो गया? दिस मार्क्स द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। चलते हैं भैया सेकंड एंग्लो मैसूर की तरफ, 1780 से लेके 1784 तक। अब क्या हुआ, इसका क्या ये क्यों हुआ कि मराठास ने भैया मैसूर पर अटैक कर दिया। अब मैसूर पर जब अटैक किया तो ब्रिटिशर्स हेल्प के लिए नहीं आए, मैसूर के हेल्प के लिए नहीं आए, ये एक रीजन बना। प्लस रीजन ये भी बना कि मैसूर को लगा, ठीक है, हैदर अली को लगा कि जो फ्रेंच है ना यार, जो फ्रेंच की एक्सपर्टीज है, जो फ्रेंच की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी मैसूर के लिए। तो इस वजह से फ्रेंच के साथ जो है वो अलायंस या फ्रेंच के साथ अपनी क्लोजनेस जो है वो हैदर अली बिल्ड करने लग गए। अब ऑब्वियसली बात है भाई, ब्रिटिशर्स को तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि फ्रेंच के साथ जो है वो अलाइन कर रहा है। सो इस वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। बट इस पर भी ये जो वॉर हुआ 4 इयर्स तक, ये इनकंक्लूसिव था। इनकंक्लूसिव मतलब ना ही मैसूर जीत रहा है, हार रहा है, ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी हार रही है, जीत रही है। तो इस वजह से एक टाइम है जहां पर दोनों पावर्स ने बोला कि भाई लेट्स एंड दिस इनकंक्लूसिव वॉर। और ये ट्रीटी साइन और ये वॉर एंड होता है विद अ ट्रीटी कॉल्ड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन द ईयर 1784। ठीक है, पीस नेगोशिएट किया जाता। अब यहां पर एक और आप फैक्टर देखो, 1782 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड होती है। तो एक टाइम पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मराठास के साथ भी इन्वॉल्व हो गई थी, वो मैसूर के साथ भी इन्वॉल्व हो गई थी। बट फिर इनकी डिप्लोमेसी देखो, 1782 में मराठास के साथ ये 20 इयर्स का पीस साइन कर लेते हैं कि भाई 20 साल तक कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा। और इन 20 इयर्स में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मैसूर को पूरी तरीके से नॉकडाउन कर दिया। और जब मैसूर को 1799 में नॉकडाउन करेंगे, उसके बाद वापस से 1802 में ये मराठास की पॉलिटिक्स में एंटर कर जाएंगे। तो ये है इनकी स्मार्टनेस। इस तरीके से जो है ये एक्सपैंड कर रहे थे, कंसोलिडेट कर रहे थे। जब इनको लगा कि दो पावर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट हो गई है, मैसूर भी स्ट्रांग अंडर हैदर अली, इधर मराठास भी स्ट्रांग, तो इनको एक साथ हैंडल नहीं किया जा सकता है। तो क्या किया, मराठास के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर ली फॉर 20 इयर्स कि 20 इयर्स तक आप बिल्कुल भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। एंड इधर 20 इयर्स में इन्होंने क्या किया कि मैसूर को इन्होंने पिन डाउन कर दिया। एंड जैसे ही मैसूर को एक्वायर किया, एनेक्स किया, इसके ठीक 2-3 साल बाद ये मराठा पर अपना कंट्रोल करने आ गए। तो ये इनकी डिप्लोमेसी, ये इनके वॉर टैक्टिक्स थे। अब अगर आप देखो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स मैसूर की टेरिटरी को एक्वायर नहीं कर पाए थे। एज इट इज ही है, इतना ही एरिया था, इतना ही रहता। मेजर ब्लंडर आया या मेजर सेटबैक आया आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। ठीक है, अब ये आप देखो, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जब एंड हुई तो किस तरीके से टेरिटरी कम हुई। फर्स्ट और सेकेंड में
फॉट वॉर हुई, बट कोई ऐसा वॉर नहीं था जिससे माइसोर की टेरिटरी लूज हो जाए, ठीक है। बट यहां पर क्या हुआ, थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर जब एंड हुआ तो आप देख रहे हो कि माइसोर की टेरिटरीज अब धीरे धीरे कम हुई। अब थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर क्यों हुआ भाई? ट्रैवनकोर मैप में सबको दिख रहा है, बताना कमेंट्स में। ये ट्रैवनकोर है, ये भाई कुछ डील करता है डच पावर के साथ, डच के साथ, ठीक है, डच के साथ कुछ टेरिटरीज से रिलेटेड। अब क्योंकि अब आ चुके हैं टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ये कहे यार ये तो मेरा वैसल है, ठीक है, ये मेरा वैसल है, ये विदाउट आस्किंग टीपू सुल्तान, विदाउट आस्किंग माइसोर एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से आप किसी और के साथ इस तरीके की डील कर लेते हो। सो इस वजह से क्या हुआ कि माइसोर या फिर आपका जो टीपू सुल्तान है वो ट्रैवनकोर पर अटैक कर देते हैं। अब ट्रैवनकोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑलरेडी एलाई था, बस हो गई भाई, जब अलायंस पर अटैक कर दिया तो हो गया, ठीक है, वो आपका जो वॉर है वो हो गई। जो ट्रैवनकोर है कोचिन स्टेट में, टीपू ने इस पर वॉर डिक्लेयर कर दिया, एंड इसके सपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी तो आया है, साथ ही साथ वही मराठास भी आ गए, निजाम भी आ गए, निजाम ऑफ हैदराबाद भी आ गए। ये वही मराठास है जिनके साथ 20 ईयर्स का पीस साइन किया हुआ है। इनको कॉन्फिडेंस में ले लिया है कि 20 ईयर्स का पीस साइन है तो कुछ नहीं होगा। 20 साल के बाद इनको समझ में आया कि हम जिसके अगेंस्ट बैटल कर रहे थे, बाद में फिर वो हमारे आ गए। तो इस तरीके से इनकी डिप्लोमेसी चली है, ठीक है। सेरिंगपट्टम पर अटैक किया जाता है, ठीक है, फिर से अटैक किया जाता है, इवेंचुअली 1792 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम साइन की जाती है। और इस ट्रीटी से फिर आप समझ लो कि माइसोर कहीं ना कहीं हार होती है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से टेरिटरीज लॉस हुई थी, इस तरीके से टेरिटरीज लॉस हुई, जो ऑटोमेटिक ही आपका फोर्थ एंड द फाइनल एंग्लो माइसोर वॉर का ग्राउंड भी प्रिपेयर कर देता है। भाई अब ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम साइन हुई, माइसोर की टेरिटरीज डिवाइड कर दी गई, ठीक है, हैदराबाद, मराठास, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या टीपू सुल्तान के अंदर वो एवेंज वाली बात नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो एवेंज भी लेना था। साथ ही साथ क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने रिफ्यूज कर दिया, जो वोडियार डायनेस्टी के माइनर सन थे उनको थ्रोन पे बैठाने पे, एंड खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। तो खुद को सुल्तान डिक्लेयर किया, इंटरनल डिफरेंसेस आए विद इन माइसोर, एंड टीपू सुल्तान को एवेंज लेना था, रिवेंज करना था, रिवेंज लेना था with a very treaty called Treaty of Seringapatam, and ये ग्राउंड बनाता है आपका for the fourth and final Anglo-Mysore War, that is from 1798 to 1799। and उस वक्त गवर्नर जनरल आ चुके थे लॉर्ड वेल्सली। लॉर्ड वेल्सली को लगा कि अब ये टाइम आ गया है कि टीपू सुल्तान को फुल एंड फाइनली सेटल करना है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो फ्रेंच के साथ अपनी क्लोजनेस बना रहे हैं, फ्रेंच के साथ अपनी क्लोजनेस बना रहे हैं। 1799 में ही क्या हो रहा था, नेपोलियन उधर फ्रेंच में नेपोलियन का राइज हो रहा था। इस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। वहां पर एक पैनिक मोड बच रहा था, यहां पर जो टीपू सुल्तान है, जो माइसोर है, वो फ्रेंच के साथ क्लोज हो रहा है। सो इस वजह से फाइनल वॉर होती है, ठीक है। इस वॉर में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठास और जो निजाम ऑफ हैदराबाद है इनकी साइड की हेल्प मिलती है, एंड इवेंचुअली माइसोर जो है वो कॉन्क्विस्ट हो जाता है। और आफ्टर फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर कुछ इस तरीके का एरिया बचता है, और माइसोर जो है इसके बाद सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता है। फर्स्ट और सेकेंड एंग्लो माइसोर वॉर कुछ इतनी बड़ी टेरिटरी, और वो श्रिंक होके कितनी बची, इतनी बची। पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो कहां आ गया, पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो भाई आपका आ गया, पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो आपका आ गया किसके पास, वो आपका आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। सो इस तरीके से आपका जो बंगाल कॉन्क्विस्ट था वो हमने समझा, और इसी तरीके से आपका माइसोर को भी कॉन्क्विस्ट कर लिया गया। आप देख रहे हो कि किस तरीके से 1799 में सब्सिडी लाइन साइन होती है, एंड इवेंचुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो है माइसोर की टेरिटरी आ जाती है। सो हमने बंगाल का कॉन्क्विस्ट देख लिया, हमने चारों एंग्लो माइसोर वॉर समझ लिया। अब हम चलेंगे मराठास की तरफ, ठीक है। अब हम चलेंगे मराठास की तरफ। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782। अब देखिए, अगर मैं मराठास की बात करूं तो मराठास जो चैप्टर है अपने में बहुत हुमंगस है, ठीक है। इनकी पॉलिटिक्स कैसी रही, कैसे राइज हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ, वो समथिंग इज टोटली अ डिफरेंट टॉपिक, हम उधर नहीं जाएंगे। हम बस एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ, उस वक्त क्या रिपरकशंस क्या चल रहे थे उसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, 1761
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, ठीक है, मराठास हार जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जो पेशवा थे माधवराव, ये वापस से मराठास को यूनाइट करते हैं, ठीक है, जो इनकी कॉन्फेडरेसी थी इसको यूनाइट करते हैं एंड वापस से जो लॉस्ट टेरिटरीज थी उसको रिवाइव करते हैं। बट प्रॉब्लम आना शुरू होती है जब माधवराव की डेथ हो जाती है इन द ईयर 1772 एंड पेशवा बनाया जाता है नारायण राव को। अब नारायण राव के साथ एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, देखिए मराठास को नहीं हरा पाते ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, मराठास को नहीं हरा पाते या इवन किसी भी बात को नहीं हरा पाते, बट मराठास का अगर मैं बात करूं तो इनके इंटरनल पॉलिटिक्स, इनकी इंटरनल डिफरेंसेस इतने ज्यादा हो चुके थे कि बहुत इजीली एक्सप्लॉइट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसका अब आप समझोगे केस। तो पेशवा बनाया भाई, प्रॉपर पेशवा बनाया गया नारायण राव को, बट पेशवा बनना था रघुनाथ राव को जो कि नारायण राव के अंकल थे। भाई पेशवा ये बन रहा है, आपको क्यों बनना है, बट वही एम्बिशन, पावर एम्बिशन, सीट एम्बिशन। अब जो रघुनाथ राव हैं वो क्या करते हैं, वो असैसिनेट कर देते हैं, ठीक है, इनको मार देते हैं। नारायण राव जो कि पेशवा थे उनको मार देते हैं। अब क्या हुआ कि इनके, अब रघुनाथ राव को लगा भाई जब मैं पेशवा को मार दूंगा तो इवेंचुअली मैं ही पेशवा बनूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। भाई आप किसी किंग को मार के क्या किंग बन जाओगे, ऐसे होता है नहीं। इनके बेटे थे सवाई माधवराव जी, इनको इनके बाद पेशवा डिक्लेयर कर दिया गया। बट प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज्यादा छोटे थे, ये 40 to 45 डेज के होंगे बस। अब यार इतनी छोटी एज में तो आप पेशवा, इतनी बड़ी किंगडम का पेशवा नहीं बना सकते हो। सो इस वजह से ऑन द बिहाफ ऑफ सवाई माधवराव 12 मराठा चीफ्स, ठीक है, एक यूनियन बनाते हैं जिसको लेड कर रहे थे नाना फडणवीस, ठीक है, कि भाई जब तक सवाई माधवराव जी बड़े नहीं हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाते हैं, अवेयर नहीं हो जाते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से इस माइटी, इस ग्लोरिफाइड मराठा किंगडम को रन करना है, तब तक हम जो है वो पेशवाशिप जो है उसको हम कंट्रोल करेंगे या हम उसे रन करेंगे। बट क्योंकि रघुनाथ राव को ऑब्सेशन हो गया था, ही वांट्स टू बी पेशवा, और ये चल देते हैं कहां, ये पहुंच जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ब्रिटिशर्स के पास। शूट आउट एट वडाला एक पिक्चर है जॉन इब्राहिम की, उसमें जॉन इब्राहिम एक डायलॉग मारते हैं कि एक गैंग दो ही, इस मुंबई को 2 गैंग रन करते हैं, एक गैंग चल के हमारे पास खुद मदद मांगने आया है, एक गैंग को हम मारेंगे तो अल्टीमेटली हम सबसे पावरफुल हो गए। इसी तरीके से जब मराठा किंगडम के एक सेट ऑफ पीपल जब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है तो वो ऑलरेडी कमजोर हो गया है, जिसको वो खत्म करने के लिए गया है उसको जब ईस्ट इंडिया खत्म करेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी, या उसको जब पिन डाउन करेंगे, नॉक डाउन करेंगे, तो अल्टीमेटली कौन स्ट्रॉन्गर प्लेयर हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स। यही चीज हुई जब ये पहुंचे रघुनाथ राव, तो ये ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करते हैं 1775 में। ये सब ट्रीटी की क्रोनोलॉजी याद रखना भाई, यही कंफ्यूजन होती है, ठीक है। ये साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत, रघुनाथ राव जो है साइन करते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, भाई उस वक्त 3 प्रेसिडेंसीज थी, थोड़ा सा पॉलिटी समझो, उस वक्त 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी इन दोनों प्रेसिडेंसी को, बॉम्बे और मद्रास को सुपरसीड कर सकती थी, ठीक है, मतलब हायर हायरार्की किसकी थी, बंगाल की थी, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत जब रघुनाथ राव ने साइन किया, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज, ठीक है, ये टेरिटरीज याद रख लो, आपसे प्रिलिम्स से पूछा जा सकता है, यूपीएससी में ना पूछे बट मे बी इन यूपीपीसीएस और बीपीएससी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड यू शुड, सिर्फ एक एग्जाम के पीछे इधर उधर मत भागो, मल्टीपल एग्जाम्स में फोकस करो जहां पर जीएस पूछा जाता है, एंड इस प्रिपरेशन साइकिल से निकल जाओ। 2 to 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम, दैट्स इट। उसके बाद बैकअप, सिंपली बैकअप, प्राइवेट हो, स्किल हो, स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, जो भी हो, डोंट स्टक इन दिस प्रिपरेशन लूप कि 2 साल तो मैं प्री दूंगा, 2 साल मैं फिर मेंस दूंगा, ये सब सपनों के चक्कर में मत पड़ना। बिल्कुल हार्ड रियलिटी बता रहा हूं, इसलिए एकदम सटीक पढ़ाता हूं, ये ऐसा पढ़ाता हूं कि भाई पेपर में आपसे पूछ लिया जाए। अब क्या हुआ कि भाई उस वक्त 3 प्रेसिडेंसी थी, क्योंकि इससे ठीक 2 साल पहले 1773 में क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका था। रेगुलेटिंग एक्ट ने ही बताया था कि भाई जो बंगाल प्रेसिडेंसी है ये टॉप पर है, तो बंगाल की जो या ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल उन्होंने इस ट्रीटी को नहीं माना, ठीक है। और ये एक और ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर।
ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है 1776 में। तो पहली ट्रीटी साइन हुई आपकी ट्रीटी ऑफ सूरत इन द ईयर 1775। ये आपकी जो बॉम्बे गवर्नमेंट में थी, मतलब बॉम्बे में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी उसके साथ साइन होती है। बट फिर ट्रीटी ऑफ, क्योंकि इसको नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई, ठीक है, कैलकाटा काउंसिल के साथ। फिर डिफरेंसेस हो रहे थे, ठीक है, फाइट बैटल चल रही थी। एंड फिर 1779 में ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन होती है, ठीक है। क्यों, क्या हुआ कि जब ये देखा कि रघुनाथ राव इस तरीके से ट्रीटी साइन कर लिए हैं, तो फिर जो मराठा आर्मी वो अटैक करती है, अटैक होता है, ठीक है, कमांडिंग पोजीशन में आती है। इंग्लिश उसको इस पोजीशन में नहीं थे, तो जो इंग्लिश है वो ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करते हैं इन द ईयर 1779। और इस ट्रीटी में क्या डिसाइड किया गया कि जितनी भी टेरिटरीज एक्वायर करी गई है, भाई देखो मैं क्या कह रहा हूं, रघुनाथ राव ने अपने, भाई वो पेशवा तो है नहीं, वो जाके अपने हिसाब से ट्रीटी साइन कर लिया और उसने बोला ये टेरिटरीज आपकी है। तो जो वहां पर जो मराठा में, ठीक है, जो उस वक्त जो 12 मराठा चीफ थे, जो मराठा की आर्मी थी, वो इस ट्रीटी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इस वजह से बैटल स्टार्ट होती है, लड़ाई स्टार्ट होती है। 1779 में कमांडिंग पोजीशन में मराठाज आर्मी थे। फिर 1779 में आपकी ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन होती है और यह डिसाइड किया गया कि जितनी भी टेरिटरीज इंग्लिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर करी है 1775 से, यानी कि जो दोनों टेरिटरी साइन हुई, ये जो टेरिटरीज ली गई है, ये वापस से मराठास को दे दी जाएगी। ये जब ट्रीटी साइन हुई तो इस ट्रीटी को वेरन हेस्टिंग, क्योंकि उस वक्त वेरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे, इन्होंने कहा यार बंगाल के पास पावर है, अभी हम मैसूर को जो है देख रहे हैं, बंगाल को हम कॉन्क्वेस्ट कर चुके हैं, आप कहां से टेरिटरी वापस कर रहे हो भैया, कहां से ठीक है। और इसके बाद फिर आपका जो है ये बैटल चलता है, बट इवेंचुअली ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है 1782 में। और इस ट्रीटी में पहला जो फेज था स्ट्रगल का वो एंड होता है, ठीक है, और पीस डिक्लेयर कर दिया जाता है फॉर 20 ईयर्स की, 20 ईयर्स की पीस रहेगी। क्यों, क्योंकि इनको इसी 20 ईयर्स में मैसूर को पिन डाउन करना था, नॉकआउट करना था। एंड जब एक बार वो कर चुके 1799 में, वो वापस आते हैं मराठास की तरफ, तो इससे आपका पहला वॉर खत्म होता है। और 1803 जैसे ये पीस ट्रीटी एंड होती है, आप देखो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हो जाता है। क्योंकि इन 20 ईयर्स में क्या हुआ, इन 20 ईयर्स में 1782 से लेके 1803 तक क्या हुआ, प्रॉपर कंट्रोल बंगाल का पूरा मैसूर सब्सिडी लाइन साइन कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रांग होती चली गई। लेकिन इन 20 ईयर्स में मराठा में क्या रहा था, वहां पर इंटरनल डिवीजन, इंटरनल पॉलिटिक्स, ठीक है, पावर स्ट्रगल वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था, डिफरेंसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि बस उसे एक्सप्लॉइट करने की देर थी। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही एक्सप्लॉइटेशन किया। 1795 में क्या हुआ, 1795 में माधवराव जी की डेथ होती है एंड बाजीराव टू। अब ये बाजीराव टू कौन है, ये वही रघुनाथ राव के बेटे हैं, ये पेशवा बनते हैं। और उस वक्त, ठीक है, उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन होता है, नाना फडणवीस। ये वही नाना फडणवीस हैं जो कि 12 मराठा चीफ्स को लीड कर रहे थे जब सवाई माधवराव जी छोटे थे। तो इनके बीच में तो ऑलरेडी डिफरेंसेस है, आपस में जो कॉन्फेडरेटरी है उसमें नहीं बन रही है। और उसका एग्जांपल यह है कि जो पेशवा है वो जसवंत राव के ब्रदर को किल कर देते हैं, इसके बाद जसवंत राव जो हैं वो पेशवा को डिफीट कर देते हैं। समझो क्या कह रहा हूं मैं। 1795 बाजीराव टू जो है, जो कि रघुनाथ राव, जो कि वो बंदा जो कि मराठा के पॉलिटिक्स में ब्रिटिशर्स को एंटर कराता है बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ सूरत इन द ईयर 1775, ठीक है। इस बंदे का बेटा बनता है पेशवा, चीफ मिनिस्टर बनते हैं नाना फडणवीस जी। दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, प्लस कन्फेडरी में भी नहीं बन रही है। पेशवा क्या करते हैं, ये जसवंत राव जी के जो ब्रदर है इनको मार देते हैं। इसके बाद जसवंत जी क्या करते हैं, पेशवा को ही डिफीट कर देते हैं। पेशवा की जब हार हुई तो जो इनके फादर ने किया था वो यही किए, ये पहुंचते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ट्रीटी ऑफ बेसेन। इस ट्रीटी को की टू मराठास पॉलिटिक्स या मराठास इस तरीके से बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इस ट्रीटी से क्या हुआ, पेशवा ने, क्योंकि भाई बाजीराव टू पेशवा है, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली। मतलब कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपसे सुपीरियर है एंड वी आर साइनिंग द सब्सिडरी अलायंस।
वी आर साइनिंग दी सब्सिडरी अलायंस। इसके बाद सिंधिया और भोसले इन्होंने ट्राई किया कि इस ट्रीटी को पिन डाउन किया जाए, बट उस वक्त 1803 तक यार स्ट्रांग हो चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इवेंचुअली सिंधिया और भोसले इनको भी बाद में मराठास ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सब्सिडी अलायंस साइन करा दिया। तो 1805 आते आते बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी थी, एंड फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है आपका 1879 टू 1819, और इसमें जो सबसे बड़ा रीजन था वो आपका पिंडारीज। 2009 में एक पिक्चर आई थी सलमान खान की, वीर जो कैरेक्टर प्ले करते हैं सलमान खान, वो यही पिंडारीज को ही रिप्रेजेंट करते थे। पिंडारीज कौन थे? पिंडारीज आपके मराठा आर्मी के साथ अटैच रहते थे, ठीक है। अब क्योंकि मराठा किंगडम ही उतना स्ट्रांग नहीं रहा, सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया है, ठीक है, तो अब इनकी रेगुलर इंप्लॉयमेंट इनको नहीं मिल रही थी। पहले क्या हो रहा था कि जो मराठास थे वो अपने पीक पर कई टेरिटरीज पर अटैक करते थे, कंट्रोल करते थे, तो पिंडारीज को रेगुलर इंप्लॉयमेंट मिल रही थी, उनकी लाइवलीहुड रन कर रही थी। बट अब क्योंकि मराठास इतना स्ट्रांग नहीं रहे, उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं रही, तो इनकी रेगुलर इंप्लॉयमेंट खत्म हो गई। अब हम 19th सेंचुरी की बात कर लें, हम 21st सेंचुरी की बात कर लें, आने वाली जितनी सेंचुरीज की बात कर लें, अगर प्रॉपर इंप्लॉयमेंट नहीं होगी, प्रॉपर लाइवलीहुड नहीं होगी, तो लोग अलग अलग एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करेंगे, एंड जिसमें मैक्सिमम चांसेस रहता है कि दे विल एंड अप इन इल एक्टिविटीज। एआई की बात की जा रही है, एआई जॉब्स खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को, ठीक है, दुनिया की गवर्नमेंट्स को, एंड सबसे पहले ह्यूमंस को एक साथ आना होगा, क्योंकि एआई को हम ही ने बनाया है, हम ही ने बनाया है। जो ब्लैक मिरर, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है ब्लैक मिरर, देखना कभी, उसमें जो साई-फाई पिक्चर्स दिखाई जाती थी बैक इन द डेज, वो अब रियलिटी में कन्वर्ट हो रही हैं। सो इस वजह से जब भी लाइवलीहुड या इस तरह की ऑप्शंस आएंगे तो आप देखोगे कि इल एक्टिविटीज होगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो पिंडारीज थे वो नियर बाय टेरिटरीज पर अटैक करने लग गए, और इन टेरिटरीज में कुछ टेरिटरीज ब्रिटिश की भी थी। जब ब्रिटिश ने ये देखा तो ऑब्वियसली बात है इनको नहीं ठीक लगा, और ब्रिटिश ने बड़ी ब्रूटली तरीके से बिहेव किया, बड़ी ब्रूटल तरीके से अटैक किया पिंडारीज को। जब पिंडारीज को इस तरीके से अटैक किया जा रहा था तो मराठास को नहीं पसंद आ रहा था, प्लस मराठास की जो डिफीट हुई थी या जो सब्सिडी लाइन साइन हो गई थी उसका भी रिवेंज लेना था, एंड इस तरीके से आपका थर्ड एंड द कंक्लूसिव एंग्लो मराठा वॉर का जो ग्राउंड है वो प्रिपेयर होता है। एंड इसमें 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स होते हैं भाई। देखो एंग्लो मराठा वॉर्स में बहुत ज्यादा ट्रीटीज हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रीटीज है, सबको सब याद रखना है आपको। 3 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन होती हैं, ठीक है। पेशवा डिफीट होते हैं, थर्ड एंड द कंक्लूसिव एंग्लो मराठा वॉर, पेशवा की हार होती है, एंड ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी ऑफ पूना 1817 पूना के साथ, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर विद सिंधिया, एंड ट्रीटी ऑफ मांडसौर विद होलकर। ये तीनों ट्रीटीज को याद रखना भाई। और इसी के साथ आपका जो मराठा किंगडम जो एक टाइम पर पूरे इंडिया को कंट्रोल करने का एंबिशन देख रहा था, वो मराठा एम्पायर जो है, बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल डिवीजन, बिकॉज ऑफ द एम्बिशन ऑफ पावर स्ट्रगल, पावर, जो माइटी मराठा किंगडम था वो एक तरीके से कोलैप्स कर गया, एंड ब्रिटिशर्स ने फिर मराठा टेरिटरीज को भी एक्वायर कर लिया। अब अगर हम 1819 की बात करें तो मुगल आर्मी, मुगल एम्परर जो है ऑलमोस्ट, मुगल आर्मी जो है या जो मुगल डायनेस्टी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। इधर वेस्ट में, नॉर्थ में इधर खत्म है ऑलमोस्ट, वेस्ट में माइटी मराठा खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इधर ईस्ट में पूरा कंट्रोल आ चुका है, नवाब ऑफ बंगाल खत्म हो चुके हैं, सदर्न इंडिया में मैसूर को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो एक तरीके से पूरे के पूरे इंडिया में कंट्रोल हो चुका है। अब जो टेरिटरी बची है वो क्या है? वो आपका नॉर्थ वेस्ट बची है, जो अब आपका रीजन बचा है। और अब आपकी इस नॉर्थ वेस्ट में 2 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, एक आपका सिंध है एंड फिर आपका एक पंजाब है। क्लियर हो गया? बट सिंध का कॉन्क्वेस्ट क्यों किया जाता है? अब अगर हम इधर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट आपको लोकेशन है, ठीक है। पर्शिया है, प्रेजेंट डे ईरान, ठीक है, पर्शिया है, प्रेजेंट डे ईरान, अफगानिस्तान है,
सिंध है और आपका पंजाब है। ठीक है, अब क्या होता है कि सिंध का कॉन्क्वेस्ट या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की तरफ क्यों जाते हैं ब्रिटिशर्स? 1801 आते आते, ठीक है, 19वीं सेंचुरी की स्टार्ट होते होते उधर फ्रेंच में किसका राइज हो रहा था? नेपोलियन बोनापार्ट। 1801 से लेके 1815 तक बैटल ऑफ वाटरलू जब तक नहीं हुआ तब तक उस पूरे एरा को क्या बोला जाता है? नेपोलियनिक एरा बोला जाता है, क्योंकि जहां नेपोलियन अटैक कर रहा था वहां वो टेरिटरीज जीत रही थी। और इसी के साथ एक ट्रीटी साइन होती इन द ईयर 1807 में, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ तिलसित। ये ट्रीटी आपकी साइन होती है नेपोलियन और जार अलेक्जेंडर फर्स्ट, ठीक है, रशिया के जो हैं, इनके बीच में डिसाइड होता है, ट्रीटी साइन होती है और इनके बीच में डिसाइड होता है कि लैंड रूट के थ्रू आपका इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया पर अटैक किया जाएगा। ठीक है, लैंड रूट के थ्रू। तो लैंड रूट कहां से आएगा भाई? यही पर्शिया, यही अफगानिस्तान, यही सिंध, यही पंजाब एंड फिर फदर। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें अगर कल को ट्रीटी ऑफ तिलसित के थ्रू नेपोलियन अटैक करता है तो जो मेनलैंड इंडिया है वहां तक वो अटैक ना जाए, उसके लिए हम क्या करें कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है यहीं पर इनकी आर्मी को डिफीट कर दिया जाए। सो इस वजह से क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव सेंड करना या जो डेलीगेशन है वो सेंड करना शुरू करते हैं। पंजाब सिख अंपायर, दुरानी किंगडम, ठीक है, अफगानिस्तान, पर्शिया, प्रेजेंट डे आपका ईरान एंड सिंध, ठीक है, एंड सिंध। अब अगर हम सिंध के एनेक्सेशन की बात करें तो 1780s तक अगर मैं बात करूं तो सिंध को कैप्चर किया हुआ था तलपुराज ने, ठीक है, जिसको लेड कर रहे थे मीर फतेह अली खान। इनके डेथ के बाद 4 ब्रदर्स, इनके जो 4 भाई हैं, 4 ब्रदर्स, जिन्हें 4 यार बोला जाता है, इनके पास कंट्रोल आता है। इनको बोलते हैं आमिर्स ऑफ सिंध या फिर लॉर्ड्स ऑफ सिंध। ठीक है, तो सिंध के पास डेलीगेशन भेजा गया। सिंध के साथ 1809 में एक ट्रीटी साइन होती है, सब ट्रीटी याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप, मतलब रहे ना रहे हम लेकिन दोस्ती रहेगी। इटर्नल मींस क्या? फॉरएवर, नेवर एंडिंग। 1809 ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप साइन की जाती है आमिर्स के साथ, ठीक है, आमिर्स के साथ साइन की जाती है। एंड इसमें यह डिसाइड किया गया, ठीक है, कि जो सिंध की टेरिटरी है वहां पर यह डिसाइड किया गया कि सिंध को फ्रेंच में एंट्री नहीं मिलेगी। एंड साथ ही साथ दोनों जो पावर्स हैं वो अपने एजेंट्स को एक्सचेंज करेंगे। 1809 की ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप में फ्रेंच को अलाउ नहीं किया गया। इस ट्रीटी को रिन्यू किया गया इन द ईयर 1820, जहां पर अमेरिकन को भी अब हटा दिया गया। तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने इन दोनों ट्रीटीज से क्या किया कि अपना ही स्ट्रॉन्ग होल्ड, कि भाई कोई और फॉरेन प्लेयर ना आ पाए, ना फ्रेंच आ पाए ना अमेरिकन आ पाए। इस वजह से 1820 तक ये तो इंश्योर कर लिया, ठीक है, ये इंश्योर कर लिया। फिर 1832 विलियम बेंटिक आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर को सेंड करते हैं, कर्नल पॉटिंगर। अब ब्रिटिशर्स का ये रहा कि यार सिंध में जो इंडस रिवर है, सिंध में जो इंडस रिवर है, इसको कमर्शियली यूटिलाइज करना है, ठीक है, कमर्शियली यूटिलाइज करना है। एंड इसके वजह से एक न्यू कमर्शियल ट्रीटी साइन की जाती है बिटवीन आमिर्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जहां पर यह डिसाइड किया गया कि इंडस रिवर को कमर्शियल परस्यूट्स की तरह जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो सिंध आ सकते हैं एंड इंडस रिवर को जो है आपका कमर्शियली यूज किया जाएगा। तो थोड़ी सी क्रोनोलॉजी फिर से समझो, मैं क्या बोल रहा हूं समझो, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं थोड़ा सा समझो। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, नाउ 1809 ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप साइन करी गई, जिसमें फ्रेंच को बाहर कर दिया गया कि भाई ये फ्रेंच जो है वो सिंध में एंटर नहीं कर पाएगा। इस ट्रीटी को रिन्यू किया गया 1820 में। इसमें और डिसाइड किया गया कि फ्रेंच नहीं, फ्रेंच के साथ साथ हम अमेरिकन को भी अलाउ नहीं करेंगे सिंध में, अमेरिकन को भी अलाउ नहीं करेंगे सिंध में। फिर आपका 1832 में, ठीक है, 1832 में क्या हुआ? 1832 में एक न्यू कमर्शियल ट्रीटी साइन हुई, ठीक है, एक न्यू कमर्शियल ट्रीटी साइन हुई, एक न्यू कमर्शियल ट्रीटी, ठीक है, एक न्यू कमर्शियल ट्रीटी साइन हुई, जहां पर यह बोला गया कि जो ब्रिटिश या जो ब्रिटिशर्स मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो सिंध आ सकेंगे एंड वो इंडस रिवर को यूज कर सकेंगे कमर्शियल परस्यूट्स के लिए,
कमर्शियल परसूट्स के लिए। क्लियर हुआ? ये क्रोनोलॉजी आपकी चल रही है। अब अगर आप देखोगे ना, सिंध का जो एनेक्सेशन हुआ था ना, इसको खुद ब्रिटिशर्स या बड़े लेवल पर क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि अगर आप देखो अभी तक सिंध की तरफ से कोई हिंड्रेंस आ रहा है? कोई हिंड्रेंस नहीं आ रहा सिंध की तरफ से। जो जो बोला जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से वो चीजें हो रही हैं। आपने कहा 1809 में यू वांट अ ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप, सिंध के आमिर्स ने साइन किया। 1820 में आपने कहा कि हमें अमेरिकन भी नहीं चाहिए, आमिर्स ने एग्री किया। 1832 में यू वांट टू यूटिलाइज इंडस फॉर कमर्शियल परस्यूट्स, इस पर भी एग्री किया, बट इसके बाद भी एनेक्स किया गया। क्यों? उसके पीछे एक बड़ा रीजन था। आते हैं एक नए गवर्नर जनरल ऑकलैंड को लगा यार मैं अफगानिस्तान को जो है एनेक्स करूंगा, और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है और बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स की हार होती है। ब्रूटल किलिंग्स हुई, बहुत बुरी तरीके से हार हुई, ह्यूमिलेटिंग डिफीट, ठीक है, ह्यूमिलेटिंग डिफीट। इसके बाद आते हैं एलन बोरो आते हैं गवर्नर जनरल की तरह। इन्होंने बोला कि यार वेस्टर्न बाउंड्रीज को तो सिक्योर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अफगानिस्तान की जो वॉर में लॉस हुआ उस लॉस को कंपनसेट कैसे करेंगे, किससे करेंगे? सिंध से करेंगे। सिंध ने कहा यार आप 1809 से कह रहे हो कि हम इटर्नल फ्रेंडशिप हैं, आपने कहा फ्रेंच को नहीं अलाउ करो, अमेरिकन को मत अलाउ करो, इंडस रिवर को कमर्शियली यूज करो, हम सब माने। अब आप ये कह रहे हो कि बिकॉज ऑफ योर पॉलिसीज यू हैव लॉस्ट द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, नाउ यू वांट टू कंपनसेट योर लॉस फ्रॉम सिंध, ठीक है। एंड यहां से फाइनल एनेक्सेशन जो है वो स्टार्ट होता है। 2 डिसाइसिव बैटल होती हैं, ये बैटल याद रखना, ठीक है, जिसको लेट करते हैं चार्ल्स नेपियर। आमिर्स ने कहा कि नहीं भाई, इनफ इज इनफ, अब आप इतना नहीं कंपनसेट कर पाओगे। और 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, बैटल ऑफ मियानी और बैटल ऑफ डुबो, या जिसे बैटल ऑफ हैदराबाद भी कहा जाता है। ये 2 फाइनल बैटल होती हैं, एंड इन द ईयर 1843 सिंध प्रॉपरली एनेक्स कर लिया जाता है। तो सिंध को एनेक्स करने का कोई रीजन नहीं था, कोई सच रीजन नहीं था, एंड इसी वजह से सिंध के एनेक्सेशन को खुद ही क्रिटिसाइज भी किया गया, ब्रिटिशर्स ने ही क्रिटिसाइज किया। कई ब्रिटिशर्स स्कॉलर्स ने सिंध के एनेक्सेशन को अननेसेसरी बताया है, कोई मतलब नहीं था, बट एनेक्स इस तरीके से हो गया। इसके बाद जो लास्ट है वो है आपका एंग्लो सिख वॉर्स, ठीक है, एंग्लो सिख वॉर्स। अब थोड़ा सा समझो, माइटी महाराजा रंजीत सिंह जी, ग्रेट रूलर, ठीक है, ग्रेट रूलर महाराजा रंजीत सिंह जी, ये अपनी सिख आर्मी को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इनसे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपके 12 मिसल थे, ठीक है, सिख एम्पायर में 12 मिसल थे, और ये किस मिसल से बिलोंग करते थे? शुक्र चकिया मिसल। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फॉर योर प्रीलिम्स। और इनकी लीडरशिप में एक ह्यूमंगस सिख एम्पायर और सिख आर्मी, वेल ट्रेन्ड सिख आर्मी का राइज होता है, और मल्टीपल टेरिटरीज का कंट्रोल सिख एम्पायर के अंडर था। अब जिस तरीके से डेलीगेशन पर्शिया, प्रेजेंट डे ईरान, अफगानिस्तान, सिंध भेजा गया, उसी तरीके का डेलीगेशन आया पंजाब में भी महाराजा रंजीत सिंह से मिलने के लिए। और 1807 में, ठीक है, 1807 में ब्रिटिश ऑफर करते हैं एक ट्रीटी साइन करने का, दैट इज ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस, महाराजा रंजीत सिंह जी, कि भाई हम जो है, हम लोग साथ में मिलके, कोई भी अटैक होता है तो हम लोग साथ में जो है वो करेंगे। बट महाराजा रंजीत सिंह जी 2 कंडीशंस रखते हैं 1807 में, कि भाई सबसे पहले कि अगर अफगान और सिख वॉर होती है तो इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स न्यूट्रल रहेंगे, किसी का साइड नहीं लेंगे, एंड प्लस इंटायर पंजाब का जो रूलर है वो महाराजा रंजीत सिंह, इस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे। ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिशर्स ने नहीं माना। 1807 में ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस का ऑफर दिया गया, ये ट्रीटी साइन नहीं हो पाई। बट 1809 में आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हो जाती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब 1807 से लेके 1809 तक कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, इस वजह से ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। अब इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ? इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में यह डिसाइड किया गया, ठीक है, इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में डिसाइड किया गया, एक तरीके से चेक कर दिया कि महाराजा रंजीत सिंह का जो एम्पायर है उसको कहीं ना कहीं चेक कर दिया ना। क्यों? ये सतलज रिवर है, इसके नॉर्दर्न साइड ही आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसके सदर्न पार्ट में नहीं आओगे। एक तरीके से चेक कर लिया, स्मार्टली चेक कर दिया, जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे उसका एज यूजुअल बेनिफिट उठाया, एंड ट्रीटी ऑफ आपका अमृतसर साइन हुई इन द ईयर 1809, जहां पर सतलज रिवर को
ब्रिटिश इंडिया और सिख एम्पायर की बाउंड्री मार ली गई कि भाई नदन साइड आप जा सकते हो, इसके बियॉन्ड नहीं। उसके बाद आप देखोगे पेशावर हो गया, ठीक है, दूसरी और जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है यहां पर जो है फिर अपना कंट्रोल मुल्तान हो गया, यहां पर जो अपना कंट्रोल जो है वो महाराजा रंजीत सिंह स्टैब्लिश करना स्टार्ट करते हैं। बट प्रॉब्लम आने लगती है जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है, और ये आप देख सकते हो सिख अंपायर इन 1839। ये सारी जो आप नदन साइड में टेरिटरीज देख रहे हो, ठीक है, ये सारा का सारा जो कंट्रोल है, जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा जो कंट्रोल है ये आपका ईस्ट इंडिया ईस्ट सिख अंपायर के अंडर था। प्रॉब्लम आना शुरू कब हुई? प्रॉब्लम आना शुरू हुई जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई, और इनके बाद जो रूलर्स आए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक थे। अब क्या हुआ? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर क्यों हुआ 1845-1846 में? इसकी थोड़ी स्टोरी समझो। जब सिंध को एनेक्स किया गया, ठीक है, जब सिंध को एनेक्स किया गया तो बहुत सी जो आर्मीज हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो प्लेस्ड हुई, स्टेशन हुई। तो सिख अंपायर को लगा कि कहीं जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिख अंपायर पर अटैक ना कर दें। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि सिख आर्मी ने सतलज रिवर, ये जो बाउंड्री डिसाइड करी गई थी, इसको क्रॉस कर लिया। इसको क्रॉस मींस ट्रीटी ऑफ अमृतसर वायलेट हो गई। नाउ 1843 में जब सिंध को एनेक्स कर लिया तो अब पंजाब को एनेक्स करना था, रीजन ढूंढ रहे थे, रीजन मिल गया, एंड फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हो गई, जिसमें दो इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 और फिर ट्रीटी ऑफ भैरोवल 1846, ये भी। अब इस वॉर में हार हुई, सिख एम्पायर की हार हुई, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या प्रोसेस रहता था कि कोई भी बैटल, कोई भी वॉर हो रही है, उसमें कोई भी हारे तो वॉर का जो कंपनसेशन होता था वो जो वॉर हारा है वो ही देगा। अब कंपनसेशन इतना ज्यादा था कि लिटरली, ठीक है, लिटरली जो कश्मीर है इसको, ठीक है, कश्मीर है इसे सेल करना पड़ा, एंड इस वजह से ट्रीटी ऑफ लाहौर इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, फिर रिवोल्ट किया गया, फिर ट्रीटी ऑफ भैरोवल साइन हुआ। दोनों ही ट्रीटी कहीं ना कहीं नेगेटिव साबित रही सिख अंपायर के लिए, ठीक है। अब गुस्सा था सिख आर्मी में, भाई यार ये गलत ट्रीटी साइन हुई है। और यहां पर दूसरा वो होता है कि गवर्नर ऑफ मुल्तान, मूलराज, इनको एज इट इज रिप्लेस कर दिया जाता है, अब जैसे इनको रिप्लेस किया गया, ठीक है, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है, मुल्तान में इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इसको रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए जो ऑफिशियल्स भेजे वो भी मूलराज जी के साथ हो गए, और ये प्रोटेस्ट, ये रिवोल्ट इंटेंसिफाई होने लग गया, स्प्रेड होने लग गया। और इसको कंटेल करने के लिए फिर आपका सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट बैटल थी। ये बैटल्स याद रखना, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिल्हनवाला, बैटल ऑफ गुजरात। ये 3 बैटल हुई, डिसाइसिव बैटल हुई, एंड सिख या जो पंजाब रीजन है इसका भी कंट्रोल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर कर लिया। एंड फिर इस तरीके से जो हमने क्लास की स्टार्ट में देखा था मैप, ये मैप आपका 100 ईयर्स में जो भी हमने हिस्ट्री पढ़ी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ये कंप्लीट हो गई। तो आपका कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेकंड क्लास है वो भी कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सारी स्टोरी, सारे इवेंट्स, सारी ट्रीटीज। मेरी कोशिश ये है कि आपको इतने कम टाइम में इतना अच्छी तरीके से समझा दूं कि इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। बट एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सेशंस अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी जरूर से करिएगा, एंड मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक इसे शेयर करिएगा। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप यू फाइंड दिस सेशन इंटरैक्टिव, इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल। तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से करिएगा। तो इसके साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।